नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जो एलटी ड्राइंग का जो विज्ञापन निरस्त करने का जो ऑर्डर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, जो उसकी जजमेंट की कॉपी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये काफ़ी लंबा चौड़ा जजमेंट है जिसके अंतर्गत 21 पेजेस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इस जजमेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें, संपूर्ण रूप से इसमें व्याख्या की गई है कि हाईकोर्ट ने किन किन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए इस विज्ञापन को निरस्त किया गया। कई अभ्यर्थियों का प्रत्यक्ष रूप से फ़ोन आ रहा था कि सर इस से संबंधित एक प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो बना दीजिए, वो आप हिंदी में बना दीजिए। तो मैं इसका आप लोगों के समक्ष हिंदी वर्जन लेके उपस्थित हूँ। जो अभ्यर्थी को लगता है कि ये जो डिसीजन दिया गया है, किस प्रकार से डिसीजन दिया गया है, क्या सही है क्या गलत है, आप इसमें देखिएगा, आपको पता होगा कि पुष्पा वर्सेस ये जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड और अदर ये तमाम लोगों के बीच ये संघर्ष था। तो इसमें किस प्रकार से जो वकील रहे या अलग अलग पार्टियों के जो याचिकाकर्ता थे या उनके अधिवक्ता थे, उनका तमाम इसमें नाम दिया हुआ है। तो इतना नाम मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का उल्लेख करके आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि नैनीताल में उत्तराखंड के जो उच्चतम न्यायालय में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विपिन सांघी और माननीय न्यायालय श्री न्यायमूर्ति जो रहे हैं रविंद्र मैथानी 2022 की विशेष अपील संख्या अगर हम बात करें, जो पुष्पा विवाद और साथ ही उत्तराखंड सरकार और अन्य जो थे इसके अंदर जो अपील संख्या थी जो पुष्पा जी ने इसमें की गई थी 78, पुष्पा जी अपील करता बदनाम, साथ ही उसमें स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड राज्य और साथ ही जो अन्य इसके अंतर्गत जो वाद हुए थे जिन्होंने इसमें अपील दायर की थी, प्रतिवाद याचिकाकर्ताओं के वकील जो रहे, आप सभी को पता होगा, आपने कई दफ़े इनका नाम सुना होगा, श्री अभिलाष नैनवाल जी 2022 के SPA नंबर। इन अगर हम बात करें जो ये वाद था 78 पुष्पा से संबंधित के ये वकील रहे, अपीलकर्ता ये थे। और साथ ही विद्वान वकील वादाओं के जो प्रतिवादियों की अगर बात करें तो इसमें श्री SS रावत और उत्तराखंड के जो विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे वकील योगेश पंचोलिया और NCTE के जो विद्वान अधिवक्ता रहे इसमें 2022 के SPA जो मैंने कहा ना, जो पुष्पा बदनाम और उत्तराखंड सरकार था, जो उनका ये नंबर था जिसके अंतर्गत पुष्पा जी ने इसमें अपील दायर की थी, वो 78 था। जो ये निश्चित करने का जो आदेश आया था तमाम अधिवक्ताओं द्वारा इसमें हस्ताक्षर करने वाले वकीलों के और विद्वानों का इसमें क्या किया गया है, तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया। तो मैं इतना संपूर्ण चीज़ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ वकीलों का नाम इसमें दिया गया है। तो मैं आपको मेन पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। यदि आपके पास इंग्लिश कॉपी है इसकी जो जजमेंट की तो उसे देख लीजिए क्योंकि मैंने इसे ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट 2 पे चलते हैं, आप देख लीजिए पॉइंट 2 क्या कह रहा है इसमें स्पष्ट तौर पर देखिए। अब आते हैं यहाँ से पूरा खेल प्रारंभ हुआ है। देखिए नंबर 2, इन मामलों में विचार जो तमाम चीज़ों पर इसमें जो वाद विवाद होते हैं, आपको पता है कि 2020 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था, साथ में 21 में उसमें संशोधन किया गया था, उस संबंध में ये बात करी है। तो इन मामलों में विचार करने के लिए मूलतः यह प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा जो जारी अधिसूचना दिनांक 12 नवंबर 2014 के अनुसार राज्य में नहीं है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की बात करें, 1993 का जो अधिनियम जो जारी किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा, तो उसकी जो धारा है अगर उसका उपखंड की अगर बात करें 32 वो धारा है और उसका उपखंड धारा 2 के खंड DD को धारा 12A के साथ यहाँ पर पढ़ा गया है। जो 1993 में जो राष्ट्रीय शिक्षा
परिषद द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी उसका जो वाद अगर हम बात करें, उसकी जो धारा थी 32 और उसके उपधारा की अगर बात करें तो उसमें डीडी धारा को 12A के साथ ये पढ़ा जाए और राज्य सरकार एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत नियम बना सकती है, जिसमें न्यूनतम निर्धारित किया जा सकता है। उसमें क्या न्यूनतम निर्धारण किया जा सकता है उसकी बात कह रहा है। और स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता विशेष अपील जो की गई थी 3, उसमें तथ्य दिया गया। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अपील की गई थी कि भैया जो स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो योग्यता होगी वो विशेष अपील इसमें की गई थी, इसलिए इसका चर्चा इसमें की गई है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी लेंथी रहेगी, तो यहाँ पर जो मैंने इसको कन्वर्ट किया था, जो अगर मैं बात करूँ इसको जो हिंदी में रूपांतरण किया है वो 42 पेज की ये है। तो वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है। यदि किसी बच्चे को लगता है कि ये बकवास कर रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसे स्किप कर दीजिए। और जो बच्चा इसको इन तथ्यों को जानना चाहता है कि भर्ती क्यों निरस्त हुई तो इस वीडियो में बरकरार रहे। देखिए, अब तीसरे बिंदु की अगर बात करें तो इसमें तीसरे बिंदु में क्या किया, तथ्य विशेष अपील संख्या अगर हम बात करें 2022 की तो उसमें 105 और साथ ही 2022 में जो मैंने कहा ये पुष्पा जी के द्वारा जो आम निर्णय जो था दिनांक 31/3/2022 से ये उत्पन्न होती, ये परिस्थितियां कहाँ से उत्पन्न हुई, 31 मार्च 2022 से ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। जो आपके जो रीट जो जारी की गई थी 2021 की जो रीट थी याचिकाकर्ता संख्या अगर हम करें 1211 ओम प्रकाश गौड़, ये आपने नाम सुना होगा। बाद में इन्होंने क्या कर लिया था, अपना ये विड्रॉल इन्होंने इस केस को कर लिया था। और साथ ही अगर हम कहें अन्य बदनाम में पारित ये हुई थी और उत्तराखंड राज्य और दूसरा और रीट जो जारी की गई थी उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2022 की याचिकाकर्ता संख्या अगर मैं 6 सुमन लता की आपने बात करूंगा, आपने इनका नाम भी सुना होगा कई दफे। और साथ ही अन्य बदनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य याचिकाकर्ता इसके साथ जो रहे, ठीक है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पर भी याचिकाकर्ता के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। और साथ ही अगर उनके द्वारा जारी किए गए जो प्रेस नोट था, अगर अब यहाँ पर से दिलचस्प हो जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ से ये दिलचस्प हो रहा है क्योंकि 12 मार्च 2021 को गैर बीएड विज्ञापन यहाँ पर क्या कर दिया गया था, जारी किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको देखिएगा, यहाँ पर 12 मार्च 2021 को गैर बीएड विज्ञापन दिनांक 13/10/2022 के अनुसार अगर हम बात करें सहायक अध्यापक शिक्षक की अगर बात करें तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कला के जो पदों के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ यहाँ पर निर्देश मांग रहे, ठीक है। यहाँ पर निर्देश मांग रहे थे उम्मीदवार और कि आयोग को उसके द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है कि आयोग को उसके द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया समाप्त करने का यह निर्देश दिया जा सकता है। और इस चौथे पॉइंट पर ये क्या कह रहे हैं, जो तमाम इस पे जो डिस्कस हुई उसका पूरा खाका इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि यह रहा है कि आयोग ने जो 13/10/2021 को एक विज्ञापन जारी कर सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड शिक्षक रहित एलटी ग्रेड या कला पद पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। आवेदन जो पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि थी 4/12/2020 और ये थी, और लेकिन बीच में ही इसे 12/3/2021 को आयोग ने नॉन बीएड की अनुमति देते हुए प्रेस नोट यहाँ पर क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। जैसे आपको पता है इसे पूरा जो विज्ञापन 2020 में जारी हुआ था, यहाँ पर 4 दिसंबर 2020 को इसकी क्या थी, अंतिम तिथि थी, आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। लेकिन उसके बाद मार्च के महीने में 12 मार्च 2021 को आयोग ने इसको क्या कर दिया गया था, नॉन बीएड का यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया और नॉन बीएड को इसमें अनुमति देते हुए यहाँ पर क्या कर दिया, प्रेस रिलीज यहाँ पर कर दिया, प्रेस रिलीज नोट यहाँ पर जारी कर दिया गया था। और
उम्मीदवारों को भी पद के लिए आवेदन करने के लिए और आवेदन पत्र जमा करने का यहाँ पर समय भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। ये तमाम चीज़ें, इस जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, किन किन चीज़ों पर यहाँ पर वार्तालाप हुई, वो तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, किस चीज़ पे कोर्ट ने डिसीजन दिया। देखिए, तो इस समय क्या कर दिया गया था, आवेदन पत्र जमा करने का यहाँ पर समय भी बढ़ा दिया गया था। और याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया जहां शुरू हो जाने के बाद नियमों में इस तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो याचिकाकर्ता इसके अंतर्गत थे, जिन्होंने कहा कि भैया आपने पहले जो 2020 में जो विज्ञापन जारी किया, उसके बाद आपने उसमें जो बीएड प्लस आपके पीजी की जो अर्हताएं थी, और बाद में अचानक आपने इसको यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपने यहाँ पर 12 मार्च 2021 को यहाँ पर नॉन बीएड को यहाँ पर अनुमति देते हुए यहाँ पर प्रेस रिलीज, यहाँ पर नोट यहाँ पर जारी कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आवेदन पत्र जमा करने की यहाँ पर भी समय सीमा यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। और याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि भैया एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियमों में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 आप अपने अनुसार देखते हुए चलिएगा। अगर आपके पास वो उसकी सॉफ्ट कॉपी है तो रीट 5 में रीट याचिकाकर्ताओं में राज्य और आयोग ने आपत्तियां दर्ज की गई। और छठे नंबर की अगर बात, छठे जो पॉइंट है उसके आधार पर अगर हम बात करें, राज्य के अनुसार नियमों में संशोधन कर यहाँ पर दिनांक 25 फरवरी 2021 को शासकीय राजपत्र में भी सूचित यहाँ किया गया था, जिसे हमने कहा कि भैया राज्यपाल द्वारा इसको संशोधित किया गया था, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि शासकीय राजपत्र में अभी अधिसूचित यहाँ पे किया गया था, जिसे पद हेतु पात्र मापदंड में परिवर्तन किया गया, ये ऐसा मानना है। और साथ ही बीएड छोड़ दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कह रहा है 25 फरवरी 2021 को नियमों में संशोधन किया गया, इसलिए संशोधित योग्यता को वर्तमान में चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया था। और 2021 की जो रीट याचिका थी, जिसे हम पीएलआई संख्या अगर हम बात करें, अगर आपने इस भर्ती को पूर्ण रूप पहले से अगर फॉलो करते आ रहे तो आपको ये पूरे नंबर याद होंगे। तो नंबर याद नहीं भी हैं तो जो हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें सभी चीज़ का उल्लेख किया गया है। देखिए, तभी तो इतना समय इस जजमेंट को देने में लगा। और अगर आपने ये देखा था कि भैया इसको रिजर्व कर दिया गया, तो रिजर्व जब कर देते तो तमाम चीज़ों को इसमें अमेंडमेंट करके इसको निरस्त किया गया है, सभी चीज़ें। देखिए, इसमें संख्या जो स्पेशल अपील की गई थी, इसमें जो 33 नंबर की थी, रविंदर गुजरांग बदनाम माननीय उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के दिनांक अगर बात करें 15 मार्च 2021 के आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, अगर राज्य सरकार और दूसरा आवेदन जमा करने का जो समय बढ़ा दिया गया था, इसमें ये कहा गया था कि भैया 15 मार्च 2021 के आदेश के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो राज्य और दूसरा आवेदन जमा करने का यहाँ पे क्या है, समय बढ़ा दिया गया था। और 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 7वें पॉइंट में कहा गया है कि दिनांक 31 मार्च 2022 के सापेक्ष निर्णय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि अपेक्षित अधिसूचना कानून की दृष्टि से खराब नहीं है, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, जो आयोग ने अपने मामला रखा था इसमें ये खराब नहीं है। यह माना गया है कि भैया परीक्षा प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार बाद में यह दावा नहीं कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया अनुचित थी। प्रेस विज्ञप्ति से प्रतिक्रिया में भाग लेने से किसी भी उम्मीदवार की योग्यता को कम नहीं किया। ठीक है, इसमें किसी भी योग्यता को कम नहीं किया और इसने उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला और याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को भी निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं दिया जाए जो पहले आवेदन नहीं कर सकते थे। ऐसा कहना, ये जो तमाम चीजें हैं, ये आयोग की तरफ से अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखा गया था। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे भैया आयोग ने तो अपना जवाब रखा नहीं, तो देखिए आयोग ने अपना जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित जो निर्णय दिया गया था 31 मार्च 2022 को इन विशेष अपीलों में चुनौती दी गई और रीट याचिकाएं, जैसे कि मैं 8 याचिकाएं हुई थी। अब पॉइंट 8 की बात करता हूं, आप देखिएगा 2022 की जो रीट याचिका एस संख्या अगर हम बात करें 213 और एवं 2022 की जो संख्या है 671 में उत्तराखंड
अधीनस्थ अधीनस्थ जो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी जो संशोधन सेवा निम्नावली थी, निम्नावली 2021, देखिए कौन सी संशोधन निम्नावली को यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया है, यही वाली जो सेवा निम्नावली है जिसे मैंने कहा 671 में उत्तराखंड अधीनस्थ प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी जिसे संशोधन सेवा निम्नावली 2021 जिसे संशोधन किया गया था 2021 की वैधता रखी गई थी। और इसी को यहाँ पर किया गया था चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि 2021 का संशोधन 1993 के अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जिसके अंतर्गत प्राथमिक पूर्व में शिक्षक और शारीरिक शिक्षा देखिए शारीरिक शिक्षा और शिक्षक के रूप में भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण ये करती है के अनुरूप नहीं है, कह रहा है ये। देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर देखिएगा ये प्राथमिक पूर्व में शिक्षक और शारीरिक शिक्षक के रूप में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता का अगर निर्धारण की अगर बात करें कि अनुरूप नहीं है, और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक और या तो इंटरमीडिएट स्कूल या कहें कॉलेज जो इसका विनियमन है 2014। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि 2014 क्या है, यहाँ पर देखिए 2014 विनियमन इसलिए वह अवैध है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा दिनांक जो 12 मार्च 2021 को जो जारी की गई जो प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने के निर्देश भी यहाँ पर मांग की। इसकी देखिए कहीं ना कहीं ये मांग भी उठी थी कि भैया 12 मार्च 2021 को जो जारी की गई थी जो प्रेस विज्ञप्ति उसको रद्द करने के यहाँ पर निर्देश की भी यहाँ पर मांग की गई थी समय समय पर, जिसमें आयोग को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन दिनांक 13/10/2022 के अनुसार प्रतिक्रिया को सख्त से 2014 के विनियमों के अनुसार जारी किया जाए। यहाँ पर ये कहा गया कि अगर जो नया विज्ञापन जारी होता है तो भैया वो आपके ये वाला जो 2014 के जो विनियमन के अनुसार ही यहाँ पर ये जारी हो गया। और 90 पॉइंट में क्या कर रहा है, अपने जवाबी हलफनामे में उत्तराखंड, अब यहाँ पर उत्तराखंड अपना पक्ष दे रहा है, राज्य ने जो आयोग या फिर कहें राज्य सरकार जो अपना हलफनामा जो यहाँ पर दिया जा रहा था, उत्तराखंड राज्य ने वास्तव में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया आप सोच रहे हो कि राज्य सरकार अपनी पैरवी यहाँ पर करी थी, नहीं करी थी। यहाँ पर तो स्पष्ट तौर पर हलफनामे में यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य ने वास्तव में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया, और राज्य का यह मामला रहा है कि नियुक्तियां उत्तराखंड ये कह रहा है कि जो राज्य सरकार कह रही है कि भैया इसमें राज्य का मामला नहीं है, देखिए सवालों का जवाब नहीं दिया। राज्य का यह मामला रहा है कि भैया उत्तराखंड राज्य का यह मामला रहा कि नियुक्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा जो प्रशिक्षण स्नातक ग्रेड सेवा निम्नावली 2014 और राज्य सेवा निम्नावली 2014 के प्रावधानों के तहत 2019 में इसमें संशोधित की जाती है। और इन नियमों को 25 फरवरी 2021 को और संशोधित किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसमें संशोधित किया गया था। और अब यहाँ पर देखिए दिनांक 25 फरवरी 2021 के संशोधन के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 12 मार्च 2021 का एक प्रेस नोट यहाँ पर जारी किया। राज्य का यह भी मामला रहा कि भैया 2014 के विनियमों पर पैरा 5 को जो शिथिल करने की सख्ती से संबंधित है और तत्काल मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2019 का जो पैरा है 5B NCTE द्वारा जारी 2010 में विशेष रूप से कहा गया है कि कला, यहाँ पर नोट करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर विशेष तौर पे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अनुसरण करिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं 23 अगस्त 2019 का जो पैरा है, देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप देखते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 23 अगस्त 2019 का जो पैरा था 5B में NCT द्वारा जो जारी 2010 में जो विशेष रूप में कहा गया था कि भैया कला शिक्षा, साथ ही शिल्प शिक्षा और गृह विज्ञान कार्य शिक्षा
आदि के लिए राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित मौजूदा, यहाँ पर देखिए जो मौजूदा, इसमें स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया, जो मौजूदा जो मापदंड, जो पात्रता मापदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक एनसीटी की न्यूनतम जो योग्यता है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है एनसीटीई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करता है, और ऐसे शिक्षकों का सम्मान राज्य के अनुसार वर्तमान मामले में एनसीटीई ने एलटी ग्रेड 8 के पदों के लिए न्यूनतम जो पात्रता मापदंड निर्धारित नहीं किया। इसीलिए राज्य सरकार अधिसूचना दिनांक जो 23 अगस्त 2018 के पैरा 5B के तहत दी गई शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग कर रही है। आप सभी को पता है इसी आधार पर इस विज्ञापन का संशोधन किया गया था और नियमों में जो संशोधन किया गया है और इस प्रकार बीएड होने की न्यूनतम आवश्यकता और न्यूनतम योग्यता से हटा दिया गया। अब आप समझ गए हो किसके आधार पर हटाया गया। अब राज्य सरकार की जो अधिसूचना यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए राज्य सरकार की यहाँ पर अधिसूचना दी हुई है, तो दिनांक 23 अगस्त 2010 के जो पैरा है 5B के तहत दी गई जो शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर कर रही है राज्य सरकार, और नियमों में संशोधन किया गया और इस प्रकार बीएड होने की न्यूनतम योग्यता से हटा दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10वें पॉइंट में क्या कर रहा है, 8वां पॉइंट की बात करें, इसमें 10वें नंबर का जो बिंदु 8 के अपने संक्षिप्त जवाबी हलफनामे में एनसीटी का यह स्टैंड रहा कि सहायक शिक्षकों अगर कला की भर्ती के लिए एनसीटी ने कोई योग्यता निर्धारित नहीं की। अब इसका कहने का मतलब है कि भैया एनसीटी द्वारा कला विषय के जो शिक्षक हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है इस जजमेंट में, सहायक शिक्षकों की जो कला की भर्ती के लिए एनसीटीई ने कोई योग्यता निर्धारित नहीं की है, ऐसा यहाँ पर यह कहा गया है। सुश्री दीप्ति स्वरूप क्षेत्रीय निदेशक एनआरसी एनसीटी द्वारा 25 फरवरी 2023 को दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 6 में निम्नलिखित रूप में कहा गया था कि भैया देखिए, कहा गया था कि 11 नंबर का पॉइंट है, आप देखिएगा अपने जो इंग्लिश का जो आपके पास जो इसका जजमेंट है उसमें देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 11 नंबर में कि ड्राइंग में कला के लिए सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती की योग्यता के संबंध में और पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइन, तकनीकी कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट और पेंटिंग, विजुअल आर्ट यह बनता है कि एनसीटी ने इस संबंध में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को राहत देखने को मिल रही होगी कि भैया ये तमाम चीजें, तो एनसीटी की अधिसूचना संख्या FS के विनियमन 5 के अनुसार अगर हम बात करें, जो ये तमाम दिए गए हैं, जो लेटर थी उसको अगर हम बात करें 29/7/2011 कला शिक्षा शिल्प की अगर बात करें, साथ ही शिक्षा गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि शिक्षकों के लिए राज्य सरकारों और अन्य स्कूल प्रबंधकों द्वारा निर्धारित मौजूदा पात्रता मापदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि समय एनसीटी ऐसे शिक्षकों के संबंध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। देखिए, ठीक है, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। अधिसूचना की प्रति इस जवाबी हलफनामे के साथ अनुलग्न ए के रूप में संलग्न है और एनसीटीई उपरोक्त पृथकखनों के साथ यहाँ पर इस जवाबी हलफनामे को दाखिल कर रहा है और कृपया इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। जो ये तमाम चीज़ें जो बात की गई हैं इसको रिकॉर्ड पर जब लिया गया तभी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ये रखी गई हैं और ये लिया जाए कर है और विवाद को हल करने के लिए वर्तमान मामले में उचित निर्णय लिया गया
लिया जाए। आयोग ने अपने हलफनामे में केवल यह कहा है कि पात्रता मापदंड और योग्यता निर्धारित की गई है। वो तमाम चीजें कह रहे हैं, हमने सभी चीजों को यहाँ पर निर्धारित करके योग्यता का निर्धारण किया। इस संबंध में विभिन्न विभाग, जैसे वर्तमान मामले में आयोग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो नियमों में संशोधन किया गया था और जिन्हें आयोग द्वारा चयन के साथ ही लागू कर दिया गया था। और 12वें नंबर का पॉइंट आप देखते हुए चलिएगा अपने उसमें, 12वें नंबर का पॉइंट कर रहा है, एनसीटी ने 2010 की जो अधिसूचना का संदर्भ यहाँ दिया था, इसलिए 22 मार्च 2023 को इस न्यायालय ने एनसीटीई से निम्नलिखित बिंदुओं पर एक विशिष्ट हलफनामा मांगा। देखिए अब कब मांगा, आप सभी को पता होगा कि भैया जिस समय एनसीटी से जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक विशेष रूप से यहाँ पर हलफनामा दायर करने के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया था 22 मार्च 2023 को। इस संबंध में न्यायालय ने एनसीटी से निम्नलिखित बिंदुओं पर उसने अपने हलफनामा यहाँ पर दाखिल करने के लिए बात की। अब बिंदु क्या था यहाँ पर देखिए, जो कोर्ट ने जो एनसीटी से जो क्रॉस क्वेश्चन किए थे उसको देखिएगा। यहाँ पर अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010, जिसके बाद में एनसीटीई द्वारा संशोधित किया गया था कि भैया 2009 अधिनियम के तहत एनसीटी द्वारा अधिसूचना दिनांक 29/7/2029 जुलाई 2007 कक्षा 1 से लेकर, अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर 8 तक में जो शिक्षक के रूप में जो नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है, ये कहा गया है। अब बात करते हैं, ये तो बात कर ली गई थी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बात कर ली गई थी। अब हम अगर माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो कक्षा 9 से 10 तक की बात करें तो यहाँ पर क्या करें, अब जो एलटी का प्रकरण यहीं से प्रारंभ होता है। देखिए माध्यमिक और साथ ही हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए ये अधिसूचना किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता कैसे निर्धारित कर सकती है, ये कहा गया था। ये जवाब मांगा गया था। और सेकंड जो जवाब हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि भैया आप इन चीज़ों पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, इन बिंदुओं पर अपना जवाब दीजिए। 1993 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2014 विनियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा और अगर हम कहें उच्च शिक्षा कक्षा यहाँ पर दिया गया 9 और 10 में शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू क्यों नहीं की गई। ये कह रही कि भैया आपने तो जो ये बीएड की अर्हताएं नहीं हैं, ये कह दिया कि कक्षा 1 से लेके 8 तक का तो आपने प्रावधान बना दिया है और आप कह रहे हो कि कक्षा 9 से 10 तक के उसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए ये जो तमाम चीजें आप कह रहे हो ये लागू क्यों नहीं होती हैं। तो आप 13वें नंबर का बिंदु को देखते हैं। देखिए इसके अनुपालन में एनआरसी और एनसीटीई के निदेशक अंजलि कुमार द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2023 को एक हलफनामा यहाँ पर दायर किया गया था। इसका पैरा जो हलफनामा दायर किया गया, अगर उसका हम बिंदु 5 की अगर बात करो तो इस प्रकार से था कि 2014 में एनसीटीई ने पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट और में शिक्षा और शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटी निर्धारण जारी किया। अब ये एनसीटी यहाँ पर निर्धारण करता है इन लोगों के लिए कह रहा है। और स्कूल या कॉलेज अधिनियम 2014 को आप पढ़ लीजिएगा और साथ ही 12 नवंबर 2014 को अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई थी। समय समय पर पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक और इंटरमीडिएट और 12वीं के लिए योग्यता निर्धारण के लिए समय समय पर संशोधन किया गया है। और एनसीटीई की अधिसूचना जो थी यहाँ पर आप देख रहे हो 23 अगस्त 2010 भी कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए अधिसूचना दिनांक जो जारी की गई थी 12 नवंबर 2014 को एक अभिन्न अंग है। और दिनांक 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के आधार पर अगर कहें कक्षा 9 से लेकर 10 के लिए शिक्षकों के लिए निम्नलिखित योग्यता का प्रावधान करती है। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये तमाम चीजें देखिए। उपरोक्त विनियमन में कक्षाओं के लिए कला
शिक्षा के व्याख्याकर्ता का कोई भी अलग पद मौजूद नहीं है। अब बात करें कक्षा 9 और 10 की बारे में बात करें तो यहाँ पर तर्क दिया था, ये तर्क था कि अब यहाँ पर अगर हम 14वें नंबर की बिंदु की बात करें बच्चों, 14वें नंबर का बिंदु क्या कहता है, रीट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जो प्रस्तुत किया था, जो विद्वान थे याचिकाकर्ताओं के जो विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि भैया उन हाईकोर्ट ने इनको भी आदेशित किया गया था कि भैया याचिकाकर्ताओं के जो विद्वान वकील हैं वो ये प्रस्तुत करेंगे कि 2021 द्वारा जो किए गए संशोधन उत्तराखंड राज्य एनसीटी द्वारा जो 1993 में अधिनियम के तहत 12 नवंबर 2014 को अधिसूचित 2014 अधिनियमों के विपरीत है, ये दाखिल करेंगे, ये हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था, इसलिए यह अवैध है और इस तरह घोषित होने का हकदार है। ये तमाम चीजें ये थी। अब 15 नंबर का बात करते तो 11 पैरा में ये कहा गया था, यह भी अनुरोध किया जाता है कि विज्ञापन के प्रकाशन के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और यदि नियमों में ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके उससे चल रही भर्ती प्रतिक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसे नियम है तो बीच में विज्ञापन को संशोधित नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीजें वहां पर कही गई थी। और 16 पॉइंट को आप अपने उसमें भी देख सकते हैं। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने बिहार राज्य, देखो यहाँ पर बिहार राज्य का भी प्रकरण यहाँ पर रखा गया, उसका भी यहाँ पर बात कही गई थी। बिहार राज्य और अन्य बदनाम मिथिलेश कुमार 2010 और 13 SSC और 467 के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है, ये कहा गया है इसमें। अब 17 यहाँ पर देखिए 17 पॉइंट में क्या रहा है, मिथिलेश कुमार के मामले में उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है, ने निम्नानुसार यहाँ पर टिप्पणी की गई थी। देखिए वहां पर जो टिप्पणी की गई थी 19 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है कि दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने भी सही कहा है कि भर्ती के मापदंडों में परिवर्तन प्रभाव से लागू किया जा सकता है और उन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता है जिन्हें उस समय के नियमों का पालन करने के बाद नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए चुना गया है। चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और प्रतिवादी को मौजूदा मापदंडों के अनुसार सहायक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश के लिए चुना गया था। इससे पहले कि उन्हें नियुक्त किया जा सके या नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, भर्ती के मापदंडों को प्रतिवादी के पूर्वाग्रह के लिए बदल दिया गया। सवाल यह है कि क्या ये बदले हुए नियम प्रतिवादी पर लागू होंगे। 20वां पॉइंट कहता है प्रतिवादी की ओर से जिन निर्णयों का हवाला दिया गया है उन चयन प्रतिक्रिया के दौरान संशोधन और या बदले गए नियम का प्रायोजिकता के संबंध में कानून को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वे सभी एक स्वर में कहते हैं कि जिस तारीख को जो नियम विद्यमान है, चयन की प्रतिक्रिया शुरू होने से इस तरह के चयन को नियंत्रित किया जाएगा और ऐसे मापदंडों में कोई भी बदलाव जारी प्रतिक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि विशेष रूप से इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया हो। अब दूसरा क्या कह रहा है 18 पॉइंट को, एनसीटी द्वारा जो 27 अप्रैल 2023 को जवाब हलफनामा दायर करने के बाद जो विद्वान राज्य वकील ने इसे स्वीकार किया और राज्य सरकार को 2021 संशोधन के माध्यम से राज्य सेवा नियमावली 2014 में संशोधन नहीं करना चाहिए था, ये कहा गया है। और साथ ही विद्वान
अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेंगे कि भैया राज्य सरकार एनसीटीई बीएनएमओ के अनुसार परीक्षा आयोजित कराएगी, ये तमाम चीजें कहेगी। अब 19वां पॉइंट क्या कह रहा है, हस्तक्षेप करने वाले की ओर से श्री यूके उनियाल प्रस्तुत करेंगे और श्री सुश्री दीप्ति स्वरूप क्षेत्रीय निदेशक एनआरसी एनसीटी द्वारा। ये तमाम चीजें कही गई थी, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जो निर्देशित किया गया था। राज्य सरकार और एनसीटी बीएनएमओ के अनुसार जो परीक्षा आयोजित कराएगी ऐसा कहा गया था। और 19वें पॉइंट में हस्तक्षेप करने वालों की ओर से जो जिनके वकील थे उनियाल जी हैं, उनियाल जी प्रस्तुत करेंगे, दीप्ति स्वरूप ये करेंगे और एनसीटी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 25 फरवरी 2023 को दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 4, 5 और 6 में एनसीई ने स्पष्ट किया कि कला शिक्षकों के लिए योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए राज्य द्वारा निर्धारित योग्यता तत्काल मामले में लागू होगी। ऐसा यहाँ पर कहा गया कि भैया देखिए, यहाँ पर जो हलफनामा 2023 में जो दाखिल किया गया, 25 फरवरी 2023 को जो दायर जो हलफनामा जो जारी किया गया था, उसके पैरा 4 और 5 और 6 में एनसीटीई ने यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। एनसीटी ने यहाँ पर स्पष्ट किया था, यहाँ पर देखिएगा कि कला शिक्षकों के लिए योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए राज्य द्वारा निर्धारित योग्यता तत्काल मामले में लागू होगी, ऐसा कहा गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पूरी भर्ती प्रक्रिया में पूरी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिन्होंने इसमें ये भर्ती दायर की गई थी उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं पूरी भर्ती प्रक्रिया में ये शामिल हुआ था और उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उन्होंने आशंका जताई कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों द्वारा बार बार ये तर्क उठाए जा रहे थे, ये तर्क जो उठाए जा रहे थे, अब ये यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। इसलिए राज्य द्वारा निर्धारित योग्यता तत्काल मामले में यहाँ पर लागू होगी, ऐसा हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था जब डबल बेंच का जो पहले डिसीजन आया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था, ऐसा ये कहा गया था। और उत्तर कुंजी जिसमें आंसर की जारी होने के बाद उन्हें आशंका जताई कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए दावे किए गए थे। ये यहाँ पर हाई कोर्ट में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि भैया जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने ये देखा कि भैया ये संपूर्ण भर्ती मामले में ये पूरी तरीके से लिप्त पाए गए थे। जब आंसर की आई तो आंसर की आने के बाद उन्हें ये लगा कि भैया हमारे नंबर बहुत कम है जो आंसर की के साथ मिला है, तो उन्हें लगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस आधार पर यह आशंका जताई कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए दावे किए गए थे कि श्री अभिजय नेगी प्रस्तुत करेंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के मामले में ये बात की गई थी। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि प्रस्तुत करेंगे कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण करने वाले एनसीटीई के अन्य संचार हैं और मामले में राज्य अनुरूप परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव ये करता है। ठीक है, ये पुनः इस चीज को दावा करता है। ठीक है, ये तमाम चीजें की। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए, एनसीटीई अधिसूचनाओं के साथ इसे एनसीटी के ऐसे निर्देशों और अधिसूचनाओं को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया देखिए राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के यहाँ पर क्या किए गए निर्देश दिया जाना चाहिए कि जो लंबे समय से लंबित है उसमें तेजी लाए, ये कहा गया है। ठीक है, इसमें जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा
लग रहा है। देखिए, आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि वाद सहायक शिक्षक एलटी कला के पद पर भर्ती के संबंध में है और इसलिए कला के अलावा अन्य सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड के पद पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी। आपको सभी को पता है कि भैया इसको रोक दिया जाएगा और तमाम जो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती हो गतिमान रहेगी। और 21 पॉइंट में क्या रहा है कि श्री राजेश जोशी मध्य स्तर के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि एक उम्मीदवार जिसके पास राज्य सेवा निम्नावली 2014 के अनुसार एलटी ग्रेड में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता है को भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। और 22 में कहा गया है कि चर्चा और निष्कर्ष कालक्रम में तथ्यात्मक वर्ण विवाद की देखिए बेहतर सराहना करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार है। अब ये क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि 14 पॉइंट का है 19 फरवरी 2014 को राज्य सेवा निम्नावली 2014 उत्तराखंड राज्य द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम वो जो पात्रता मापदंड निर्धारित करते हुए प्रतिस्थापित किए गए थे। देखो पहला, तीसरा और जो ये किया गया था इसमें 12 नवंबर 2014 को एनसीटी द्वारा स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते हुए 2014 विनियमन अधिसूचित किए गए थे। माध्यमिक और उच्च विद्यालय और कक्षा 9 से 10 के लिए ये है और इसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगी, ये कहा गया। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, माध्यमिक और उच्च विद्यालय जो आपके यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि भैया 9 से 10 के लिए ए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% के साथ या स्नातक या स्नातकोत्तर या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर या फिर उसके समकक्ष या और साथ ही स्नातक बीएड में प्रतिशत अंक 23/12/2019 को उत्तराखंड राज्य ने राज्य सेवा निम्नावली 2014 में इसको संशोधित किया गया था। और 2014 में जो विनियमन अधिसूचित किए गए थे कि माध्यमिक और उच्च विद्यालय कक्षा 9-10 के लिए में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार होगी। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है। अब यहाँ पर ये पूर्व में जो मैंने तुम्हें बता दिया कि 50% होना चाहिए, स्नातकोत्तर में होना चाहिए, बीएड के समकक्ष यहाँ पर ये रखा गया है और संशोधन और यहाँ पर विनियमन के शिक्षक एलटी ग्रेड के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित परिवर्तन यहाँ पर किया गया है, ये कहा गया। देखिए इसमें देखिए आप क्या गए हैं, योग्यताएं देख लीजिए। बहुत से लोग इसमें योग्यताओं के संबंध में बार बार चर्चा कर रहे थे। देखिए भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग, फाइन आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, पेंटिंग में स्नातक की डिग्री, देखिए स्नातक की डिग्री क्या है, देखिए यहाँ पर विजुअल आर्ट पेंटिंग में स्नातक की डिग्री और साथ ही बीएड की डिग्री ये बोल रहा है, ठीक है। किसी भी सरकारी संस्थान कॉलेज से शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में कम से कम 4 साल की बीएड की मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण डिग्री। और देखिए ये कह रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो चौथा पॉइंट कह रहा है और साथ ही पांचवा 13/10/2020 को आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी कला सहित सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए और एक विज्ञापन जारी किया। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर जो 4 दिसंबर 2022 रखी थी और 25 फरवरी 2021 को 2021 संशोधन द्वारा उत्तराखंड राज्य ने राज्य सेवा निम्नावली 2014 और संशोधन किया गया, जिसमें बीएड की आवश्यकता समाप्त कर दी गई थी और पदों के लिए योग्यता निम्नलिखित रूप से बदल दी गई। भारत में ये जो पहले मैंने योग्यता बताई थी वो जो
पूर्व में जो विज्ञापन जारी हुआ था, अब दूसरा जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ था, ये देखिए निम्नानुसार यहाँ पर बदल दी थी योग्यता। भारत में कानून स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग, डिजाइनिंग और तकनीक कला और ललित कला, पेंटिंग, दृश्य कला में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देखिए 16 नोट पर उपरोक्त विषय स्नातक के सभी वर्षों और सेमेस्टर में अनिवार्य होने चाहिए, या फिर बीएड, बीए या बीएड की डिग्री राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में कम से कम 4 वर्ष, या फिर कहें जो 15 मार्च 2021 को जो रीट जारी की थी, जो PLI जो की गई थी, उसकी जो संख्या यहाँ पर आपको दी हुई है। यहाँ पर ये न्यायालय की खंडपीठ ने आवेदन जमा करने की समय सीमा यहाँ पर 25 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। और साथ ही हम बात करें 12 मार्च 2021 को आयोग ने प्रेस नोट यहाँ पर जारी किया था, आवेदन पत्र जमा करने की यहाँ पर समय सीमा बढ़ा दी थी। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों से सहायक अध्यापक LT ग्रेड कला पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो गैर बीएड और रीट याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई थी, जिसमें कि वह 31 मार्च 2022 को सापेक्षित निर्णय पारित किया गया था, जो विशेष अपील में अपेक्षित है। ये ऐसा यहाँ पर कहा गया था। अलग अलग रीट यहाँ पर दायर हुई थी, जो 2022 की ये शिक्षक LT ग्रेड कला पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो गैर बीएड, ये तमाम चीजें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये दी गई थी। ठीक है, वो पुनः दोबारा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23वें नंबर का पॉइंट 17 NCT द्वारा 1993 के अधिनियम के तहत स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी, और 93 के अधिनियम की धारा 12A के साथ पीठ धारा 32 की उपधारा 2 के खंड DD के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए NCTE ने 2014 के विनियमों बनाए थे, और 2014 में विनियमों की पहली अनुसूची प्री और नर्सरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, और जिसमें कक्षा 1 से लेकर 7 तक और माध्यमिक तथा उच्च की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी अगर बात करूँ 9 से 10 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रदान करती है। और 24वें पॉइंट में कह रहा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 का भी यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। और 2009 के अधिनियम के प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी, जो कि कक्षा 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक की गई तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र। तत्पश्चात दिनांक 23 अगस्त 2010 की इस अधिसूचना को दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना द्वारा 2011 में संशोधित किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें 25 की 18 जो क्षेत्रीय 2009 के जो अधिनियम नियम थे द्वारा शासित है, कि वह उस क्षेत्र में से काफी अलग है जो 93 के अधिनियम द्वारा शासित है। और यदि हम बात करें उन परिस्थितियों में भी है कि न्यायालय ने 22 मार्च 2023 को NCT को निर्देशित किया था कि प्रश्न का हलफनामा दायर करने की आवश्यकता बताई गई थी, कि ऐसे यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और NCT की ओर से अपने शपथ पत्र जो काउंटर फाइल यहाँ पर किया गया था 27 अप्रैल 2023 को पैरा 5 में फिर से दोहराया कि NCT की दिनांक 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में भी 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना का भी एक अभिन्न अंग है। और 26 में जो कहा गया है, तर्क के दौरान NCT के विद्वान वकील ने एक बयान देंगे कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा कक्षा 9 और 10 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1993 अधिनियम के तहत 2014 विनियम लागू करते हुए वह प्रस्तुत करेगा कि 2009 के तहत जारी अधिसूचना क्षेत्रीय को नियंत्रित नहीं करेगी। और 27वें में जो कहा गया है, 27वें में राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि राज्य में 6ठी से 10वीं तक एक संवर्ग है जो कि LT संवर्ग है, वह प्रस्तुत करेंगे कि कक्षा यहाँ पर दिया गया है 6 से लेकर यहाँ पर 8 तक बीएड में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ये कहा गया है कक्षा 6 से लेकर 8 तक यहाँ पर बीएड की योग्यता नहीं है, ये कहा गया है के लिए
योग्यता आवश्यक नहीं है। इस सादृश्य में से न्यूनतम योग्यता जो 2014 की निम्नावली विनियमों द्वारा निर्धारित की गई थी कि बेईमानी नहीं हो जाती। यहाँ पर ये कहा गया, देखिए 28वें पॉइंट में कहा गया कि 19 यदि एनसीईटी वैधानिक आदेश के तहत अगर बात करें 9 और 10 में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है तो ऐसी योग्यता भी जारी रहेगी। वे शिक्षक भी कक्षा 6 से 8वीं तक के पढ़ाने के लिए पात्र होंगे और उन्हें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्त के लिए अपात्र नहीं कहा जा सकता। ये कह रहा है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जितने भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए बीएड नहीं है, तो यहाँ पर अगर वो पात्र हो सकते हैं तो उन्होंने कक्षा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 6 से लेकर 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर बीएड की बात करें, यहाँ पर कक्षा आपके दिया हुआ है, यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है, बीएड की योग्यता यहाँ पर नहीं है। ऐसे शिक्षक जो गैर बीएड की अगर बात करो, कक्षा यहाँ पर 9 से 10 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है और इस तरह वे कक्षा 9-10 में नहीं पढ़ा सकते हैं। और 29 में यह कहा गया है कि इस मामले में विचार करने के लिए जो मुख्य प्रश्न आता है उसका उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य 2018 में 12 SSC 595, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता बाध्यकारी है। निर्णय के पैरा 17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है कि 17 में कोई संदेह नहीं है कि एनसीईआरटी अधिसूचना की धारा 23 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 31 मार्च 2010 के साथ धारा 12A के तहत शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और एनसीटी अधिनियम 23 अगस्त 2010 और साथ ही 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना यहाँ पर जारी करने के सक्षम था और राज्य सरकार उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य थी और न किसी भी विपरीत प्रावधान को लागू नहीं करने के लिए बाध्य थी। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया। अब देखिए दोस्तों 30 नंबर के जो पॉइंट में जो कहा गया है, वर्तमान मामले में 2014 के विनियमों के प्रख्यापन के बाद उत्तराखंड राज्य ने 23/12/2019 को राज्य सेवा नियमावली 2014 में संशोधन किया था। उस चरण तक राज्य ने वैधानिक जनादेश के अनुसार कार्य किया था और एक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटीई अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की गई थी। लेकिन उसके बाद 25 फरवरी 2021 को किए गए संशोधन एनसीटी विनियम 2014 द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के उल्लंघन में है, इसलिए यह संशोधन अवैध है, ये कहा गया था। देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि भैया 2014 की जो सेवा नियमावली थी उसमें स्पष्ट तौर में बीएड कहा गया था और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का यहाँ पर उल्लंघन है, इसलिए यह जो संशोधन है यह अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। और 31वें नंबर के पॉइंट में क्या कहा गया है इसको भी देखिए। सापेक्ष आदेश दिनांक 31 मार्च 2022 में अभ्यर्थियों को पूर्वाग्रह अधिकारों के पहलुओं का भी यहाँ पर परीक्षण किया गया है। यदि राज्य सेवा नियम 2014 वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह है या नहीं। यदि नियम अवैध है तो और कानून के अनुसार नहीं है तो पूर्वाग्रह और अन्य पहलू अपना महत्व खो देते हैं। और 32वें नंबर में कहा गया है पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर इस न्यायालय का विचार है कि राज्य सेवा नियमावली 2014 जो संशोधन जो 25 फरवरी 2021 को किए गए थे उन्हें कम से कम नियमों का उल्लंघन करते हुए इसको निरस्त किया जाता है और एनसीटी विनियमन 2014 द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता तदनुसार विशेष अपील और रीट याचिकाओं की अनुमति दी जानी चाहिए। 33 में अनुमति
है, ये कहा गया था। और 34वें में क्या कहा गया, विशेष अपील और रीट याचिकाएं हैं राज्य सेवा नियमावली 2014 में 25 फरवरी 2021 को किए गए संशोधन एनसीटी विनियम 2014 द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के उल्लंघन में है। और 35 में कहा गया प्रतिवादी संख्या 1 को लागू नियमों विनियमों और दिशा निर्देश के अनुसार बिना किसी देरी के नए सिरे से भर्ती प्रतिक्रिया शुरू करने का यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ा के सुना दिया है कि क्या चीज़ है। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो जिस प्रकार से भर्ती को कंडक्ट कराने के यहाँ पर आदेश दे दिए हैं, तो क्योंकि मैंने इसको हिंदी रूपांतरण में आपको ये समझा है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर विभिन्न सांघी जो है जस्टिस यहाँ पर स्पष्ट रूप में क्या किया गया, एप्लीकेशन रिन्यूअल, ये तमाम चीज़ें गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है कि भैया इसे निरस्त किया जाता है और पुनः रिक्रूटमेंट, फ्रेश रिक्रूटमेंट विद आउट एनी ये डिले, ये कहा गया कि भैया कुछ बिना देर किए हुए इस विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। देखिए 35वें नंबर का यहाँ पर भी देखोगे, 35वें नंबर का ये दिया है, इसकी मैंने इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट किया है। प्रतिवाद संख्या 1 को कानून लागू नियमों और विनियमों और दिशा निर्देश के अनुसार बिना किसी देरी के नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये जानकारी आपके ये परीक्षा के मद्देनजर सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।